नमस्कार मित्रों। आज मैं पुनः आपके लिए कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में दूसरा और अंतिम ऑनलाइन लेक्चर क्लास लेकर के आया हूँ। इससे पूर्व में मैं आपके समक्ष इस व्याख्यान के पहले अंश में कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में बहुत कुछ बताया हूँ, जिसमें कोसी नदी के बारे में संक्षिप्त इसका परिचय दिया था। फिर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मैं चर्चा किया था। पुनः कोसी नदी की अवस्थिति के बारे में मैं बताया था आपको। बाढ़ किस प्रकार से कोसी नदी लाती है, क्या कारण है जो यह बाढ़ लाती है, यह चर्चा किया था। कोसी नदी की भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है, इसकी चर्चा किया था। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है, तो किस कारण से वह मार्ग परिवर्तन करती है, इसकी चर्चा मैं किया था। आपको बताया था कि इसके मार्ग परिवर्तन होने से क्या क्या नुकसान होता है, यह भी चर्चा किया था। फिर आपको मैं बताया था कोसी नदी घाटी परियोजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस पर भी चर्चा हुई थी। तो आज जो मैं बताऊंगा आपको वह कोसी नदी घाटी परियोजना का किस तरह से क्रियान्वयन हुआ, कितने चरणों में हुआ और किस प्रकार बांध, तटबंध, जलाशय एवं नदी प्रणाली का विकास किया गया, इसकी चर्चा आज के क्लास में मैं आपसे करूंगा। और अंत में फिर मैं चर्चा करूंगा कि इस नदी घाटी परियोजना का जब क्रियान्वयन किया गया, इसे लागू किया गया, तो इससे फिर क्या क्या लाभ हुआ उसकी चर्चा करूंगा। और अंत में फिर निष्कर्ष की चर्चा करूंगा और फिर मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए लौट करके आते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज का मेरा टॉपिक है। आज जो मैं चर्चा करूंगा उसमें पहला जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह इस नदी घाटी परियोजना के क्रियान्वयन की चर्चा करूंगा मैं। यह 2 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण में जो निर्माण कार्य हुआ था उसकी चर्चा करूं। पहले चरण में मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए हनुमान नगर स्थान पर बैरेज का निर्माण किया गया। वहीं बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी तटबंध का निर्माण तथा सिंचाई के उद्देश्य से पूर्वी कोसी नहर एवं पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली तथा उसकी शाखाओं का निर्माण सम्मिलित किया गया। अब है कि इसमें इस चरण में क्या अलग अलग काम हुए उसकी चर्चा मैं करूं। प्रथम चरण के अंतर्गत जिन अवरोधक बांध या तटबंध एवं नहर प्रणाली का निर्माण किया गया वह इस प्रकार है। पहला है हनुमान नगर अवरोधक बांध एवं जलाशय। यह बांध कोसी नदी के आर पार नेपाल में हनुमान नगर से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर बनाया गया है। यह बांध 1.2 किलोमीटर लंबा तथा 72 मीटर ऊंचा है। इसके द्वारा 3.1 लाख हेक्टेयर मीटर जल एकत्रित करने वाली जलाशय का निर्माण किया गया है। अब दूसरा है कोसी तटबंध। बिहार के मैदानी भाग में बाढ़ जल के फैलाव को रोकने के लिए कोसी नदी के दोनों ओर 240 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया गया है। पश्चिमी तटबंध शारदा से अमाता, शारदा नेपाल में पड़ता है और अमाता बिहार में तक, तथा पूर्वी तटबंध भीमनगर नेपाल से बनगांव बिहार तक विस्तृत है। नदी जल में बहाव कम करने के लिए 2 जलमोड़ बांधों पश्चिम और पूर्व में क्रमशः शारदावीर बांध 12 किलोमीटर लंबा तथा भीमनगर कुशहा बांध 14 किलोमीटर लंबा का निर्माण किया गया है। कोसी तटबंध के निर्माण से बिहार और नेपाल की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से सुरक्षित हो गई है। अब है कि तीसरा जो इसका है वह है पूर्वी कोसी नहर प्रणाली।
कोसी जल अधिग्रहण क्षेत्र में फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु कोसी नदी के जल का उपयोग सिंचाई के रूप में करने के लिए नहरों की व्यवस्था की गई। पूर्वी कोसी नहर हनुमान नगर तटबंध जलाशय के बाएं किनारे से निकाली गई है। इस नहर की प्रधान शाखा की लंबाई 44 किलोमीटर है। इसकी 4 शाखाएं हैं। मुरलीगंज शाखा की लंबाई 64 किलोमीटर है। जानकी नगर शाखा की लंबाई 82 किलोमीटर है। बनमनखी शाखा की लंबाई 64 किलोमीटर है। अररिया शाखा की लंबाई 52 किलोमीटर है। इस नहर व्यवस्था से सम्मिलित रूप से 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की योजना बनाई गई है। इससे पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया जिलों में सिंचाई होती है। तो ये प्रथम चरण में किन किन तटबंध, जलाशय एवं नहर प्रणाली का विकास किया गया, इसकी मैं चर्चा किया। अब आइए द्वितीय चरण के निर्माण कार्य किस तरह से हुए। तो इसके अंतर्गत जिन कार्यों को पूरा किया गया वो इस प्रकार है। पहला है जल विद्युत शक्ति गृह। पूर्वी कोसी नहर पर कटैया नामक स्थान पर एक जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना की गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता 20 मेगावाट है। अब इसका जो बिजली का उत्पादन होता है, इसका उपयोग 50% नेपाल को करने के लिए दे दिया जाता है और 50% बिहार राज्य की जनता करती है, बिहार सरकार करती है। अब दूसरा है इसका पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली। यह नहर हनुमान नगर अवरोधक बांध के दाएं किनारे से निकाली गई है। इसकी लंबाई 115 किलोमीटर है। इससे नेपाल की सप्तरी, बिहार के मधुबनी एवं दरभंगा जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो सकी है। अब इसका जो है तीसरा नहर प्रणाली वह है राजपुर शाखा नहर प्रणाली। इस नहर का विस्तार पूर्वी कोसी नहर एवं पूर्वी बाढ़ तटबंध के मध्य है। शाखाओं सहित कुल लंबाई 366 किलोमीटर है। इससे मुंगेर और सहरसा के 126 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है। अब ये हो गया इसकी दूसरे चरण में जो भी नहर प्रणाली का विकास हुआ उसकी मैं चर्चा किया। अब है कि कोसी नदी घाटी परियोजना के क्रियान्वयन से क्या लाभ हुआ, उसकी भी चर्चा करना जरूरी है। तो कोसी नदी घाटी परियोजना उत्तरी पूर्वी बिहार के लिए वरदान साबित हुई है। इससे जो लाभ हुआ है उसको इस प्रकार से गिनाया जा सकता है। पहला, इससे बाढ़ की विभीषिका जो है वह कम हो गई। दूसरा, सिंचित क्षेत्रों के फलस्वरूप फसलों का उत्पादन बढ़ा। तीसरा है, उपजाऊ मिट्टी पर रेत का जमाव रुक गया है। चौथा है, विस्थापित बस्तियां पुनः बस गई है और लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार आया है। तो ये हुई कोसी नदी घाटी परियोजना के क्रियान्वयन से लाभ। अब है कि इतना सब होने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अभी भी यह क्षेत्र कुछ समस्याओं से जूझ रहा है। इनमें दोषपूर्ण निर्माण कार्य के कारण तटबंध का टूटना और बाढ़ आना, नदी मार्ग में सिल्ट का जमाव होना तथा ऊंचे जलस्तर के कारण जहां तहां जल जमाव होना और बीमारी फैलना मुख्य है। इस क्षेत्र के विकास के लिए इन समस्याओं की ओर सरकार को ध्यान देकर समाधान करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज का मैं ऑनलाइन लेक्चर क्लास यह दिया, इसमें जो चर्चा किया, मैं क्या चर्चा किया, तो इसमें मैं चर्चा की आपसे नदी घाटी परियोजना के क्रियान्वयन के कितने चरण हैं, इस चरण पर मैं चर्चा किया। इसमें बताया कि 2 चरण में इसका निर्माण हुआ और 2 चरण में अलग अलग तटबंध एवं नहर प्रणाली का विकास किया गया। फिर मैं बताया कि इस परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन से क्या लाभ हुआ और अंत में निष्कर्ष पर चर्चा किया। तो छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ऑनलाइन क्लास में आज का टॉपिक जो कोसी नदी घाटी परियोजना है, इससे आप संतुष्ट हो गए होंगे और इस दोनों ही लेक्चर को आप सम्मिलित रूप से सुनकर समझकर एक नोट्स तैयार कर लेंगे और यह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसे तैयार भी कर लेंगे।
और परीक्षा के दृष्टिकोण से, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से भी इसे तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।